हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। यह जो टॉपिक है सभी प्रकार के वनडे एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, ठीक है, बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बिहार एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, ठीक है, और स्टेट पीएससी का जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम में वो यहाँ इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार आते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो चलिए साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के बारे में हम जानते हैं। तो इसका जो अध्ययन किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है सेल के बारे में यानी कोशिका के बारे में, ठीक है। तो कोशिका के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं इसमें, किसमें, कोशिका विज्ञान में, ठीक है। और साइटोलॉजी को हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। कोशिका विज्ञान को हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम कि साइटोलॉजी शब्द जो है हर्टविग नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है, और इसके फादर जो थे वो रॉबर्ट हुक थे, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक स्वान नाम के वैज्ञानिक ने दिया, ठीक है। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक अगर पूछा जाता है, यानी आधुनिक कहने का मतलब अभी के समय में, तो वो उस व्यक्ति का नाम था, उस वैज्ञानिक का नाम था स्वान, ठीक है। अगर हम बात करें भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक जो भारत के मूल निवासी थे, ठीक है, तो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक हो गए ए.के. शर्मा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए। आगे हम बात करें, जैसे फिगर आप देख रहे होंगे, एक सेल देख रहे हैं, सेल से बनता है हमारा टिश्यू बनता है, ठीक है। एक सेल से बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाता है, टिश्यू बनता है यानी उत्तक बनता है। फिर टिश्यू से हमारा क्या बनता है, ऑर्गन बनता है यानी अंग बनता है। फिर अंग से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र बनता है। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, लिविंग बॉडी बनता है, ठीक है। ये चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो बात करें तो 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, ठीक है। 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन उन्होंने डेड सेल यानी मृत कोशिका की खोज की थी, ठीक है। इन पॉइंट को आप अच्छे से समझेंगे। तो 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, लेकिन कैसी कोशिका की खोज की, तो वो डेड सेल था यानी मृत कोशिका की थी, ठीक है। अब बात करें तो इन्होंने कॉर्क में खोज की थी। ये जो डेड सेल की खोज की थी मृत कोशिका की, वो किस में की थी, तो कॉर्क उत्तक में खोज की थी, ठीक है। कॉर्क उत्तक जो कि पेड़ के अंदर पाया जाता है, ठीक है, उसमें पाया जाता है कॉर्क उत्तक, ठीक है। आगे हम बात करें तो लिविंग सेल की बात करें तो लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका की खोज जो है एवी ल्यूनहोक ने की थी, ठीक है। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो एवी ल्यूनहोक ने की थी और 1674 में खोज की थी, ठीक है। किसकी, तो जीवाणु कोशिका की खोज की थी, ठीक है। आगे हम बात करें एवी ल्यूनहोक के बारे में बात करें तो इन्होंने क्या क्या चीज़ की और भी खोज की उसके बारे में देख लेते हैं। तो एवी ल्यूनहोक ने बैक्टीरिया की खोज की यानी जीवाणु की, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल की खोज की, और स्पर्म्स यानी शुक्राणु की खोज की, और प्रोटोजोआ, इन सभी चीज़ों की खोज की किसने, तो एवी ल्यूनहोक ने की, ठीक है। आगे हम बात करें तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, ठीक है। एवी ल्यूनहोक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। किताब का नाम क्या था, द सीक्रेट ऑफ नेचर, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है और महत्वपूर्ण लाइंस है, इसको आप अच्छे से समझिएगा और यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए अब आगे हम बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में बात करें। सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो 1824 में ड्यूट्रोचेट ने यह बताया कि ग्रुप्स ऑफ सेल से टिश्यू यानी उत्तक बनता है, ठीक है। 1824 ईस्वी में ड्यूट्रोचेट नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह बताया कि ग्रुप्स ऑफ सेल्स यानी उत्तक का जो समूह होता है उससे क्या होता है, उत्तकों के समूह से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, ठीक है, यानी उत्तक बनता है। सॉरी, उत्तक के समूह से नहीं, सेल यानी कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है, टिश्यू बनता है यानी उत्तक बनता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो 1838 से 1839 के बीच की बात करें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बार बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो 1838 से 1839 में स्क्लेडन और स्वान, ठीक है। 1838 से 1839 स्क्लेडन और स्वान ने बताया कि लिविंग बॉडी
जो लिविंग बॉडी होती है वो कोशिका और कोशिका के उत्पाद से बनता है। लिविंग जो बॉडी होती है वो कोशिका और कोशिका के उत्पाद से बनता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो सेल, कोशिका के बारे में बात करें, सेल दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होती है, और मल्टी सेलुलर होते हैं यानी बहुकोशिकीय होती है। तो कोशिका यूनिसेलुलर होता है और मल्टी सेलुलर होता है, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होता है। आगे हम बात करते हैं 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि कोशिका से ही कोशिका बनती है। 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा था कि कोशिका से ही कोशिका बनती है। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो ने ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ठीक है, रुडोल्फ विर्चो ने ओमनिस सेलुला ए सेलुला कथन दिया था। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ओमनिस सेलुला ए सेलुला यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ठीक है, आगे हम बात करें तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है कुछ, तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है, वायरस। कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है, वायरस है, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होती है, सेल नहीं होती है। ठीक है, इसके अंदर सेल नहीं पाया जाता है वायरस के अंदर। चलिए आगे नोट में कुछ लिखा हुआ है, जरा समझते हैं इस चीजों को, कि संसार की सबसे छोटी कोशिका, अगर पूछा जाता है आपसे कि संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो वो बैक्टीरियल सेल होती है। संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, बैक्टीरियल सेल होती है, जिसको हम माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की सबसे छोटी सेल होती है, जो कि माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की सबसे छोटी सेल होती है। ठीक है, समझ रहे हैं। और माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, इसके अंदर क्या होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, और आगे हम बात करें संसार की सबसे छोटी सेल के बारे में हम लोग पढ़ लिए, सबसे छोटी कोशिका के बारे में पढ़ लिए। अब बात करते हैं संसार की सबसे बड़ी कोशिका। तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग सेल होती है। ठीक है, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, ये संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है, समझ रहे हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में, यानी मानव शरीर के बारे में। तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। अब देखिए, इसको दो भागों में बांट दी है, एक लार्जेस्ट और एक स्मॉलेस्ट। तो ह्यूमन बॉडी में एक लार्जेस्ट सेल होती है, एक स्मॉलेस्ट सेल होती है। तो लार्जेस्ट सेल यानी सबसे बड़ी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल यानी सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, लार्जेस्ट सेल के बारे में, सबसे बड़ी कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो हमारे शरीर में, मानव शरीर में जो होता है लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो किस में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है, जो कि फीमेल में पाया जाता है, जो कि कहाँ, ओवा यानी एग यानी अंडाणु होती है। फीमेल में जो बनने वाली ओवा यानी एग जो होती है, अंडाणु, वो सबसे क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी कोशिका होती है, समझ रहे हैं। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो ये मनुष्य की बात किया जा रहा है, ह्यूमन की बात किया जा रहा है। तो मनुष्य में सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी कोशिका हो गया मेल का जो स्पर्म होता है यानी शुक्राणु होता है, वो हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। अब हम बात करते हैं बड़ा और छोटा तो बात कर दिए, और लॉन्गेस्ट बात करते हैं, यानी सबसे ऊंचाई के हिसाब से। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट की बात करें सबसे बड़ी, तो इसमें हो गया न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिका के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो कोशिका के प्रकार के बारे में देखें तो एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, एक होता है कोशिका, टाइप ऑफ सेल की बात करें ना कोशिका के प्रकार, तो एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और होता है एक यूकैरियोटिक सेल, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो इसमें क्या क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार के कोशिका में केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिका में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाया जाता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो बैक्टीरिया हो गया यानी जीवाणु,
और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल हो गया, ठीक है। और इसमें और बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो इसमें न्यूक्लियड पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, न्यूक्लियड पाया जाता है, और इसका जो डीएनए होता है सिंगल हेलिक्स यानी एकल कुंडलित होता है, ठीक है। किसका किसका होता है, तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट कोशिका की, तो इसमें इसका जो डीएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है, यानी एक कुंडलित होता है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम बात करते हैं किसके बारे में, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि केंद्रक पाया जाता है, और इसमें जो केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है, ठीक है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल, यानी यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल्स, यानी जैसे कि बात करें इसमें क्या क्या होते हैं, तो प्लांट सेल हो गया यानी पादप कोशिका हो गया, एल्गी हो गया यानी शैवाल हो गया, एनिमल हो गया यानी जंतु, ह्यूमन आ जाते हैं इसमें ही, और फंगल सेल यानी कवक की कोशिका हो गया, और इसका जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स यानी द्विकुंडलित होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, अंतर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी के बारे में थोड़ा और, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो इसमें गोल्जी काय नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्जी काय नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें यूकैरियोटिक में इसमें गोल्जी काय उपस्थित होता है और पाया जाता है, उपस्थित यानी पाया ही जाता है, ठीक है। हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो इसमें अंतःपरिवर्धी जालिका नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में इसमें अंतःपरिवर्धी जालिका पाया जाता है, ठीक है। हम बात करें अब फिर प्रोकैरियोटिक में, तो इसमें राइबोसोम पाया जाता है जो कि 70S प्रकार का होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन वो किस प्रकार का होता है, वो 70S प्रकार का होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक में बात करें तो इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन ये इसमें क्या होता है 80S प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें प्रोकैरियोटिक में, तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक में बात करें तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे दोनों में डिफरेंस क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से ये टॉपिक ख़त्म तो अभी नहीं हुआ है, इसका 2-3 वीडियो में ये टॉपिक पूरी तरह से आपका ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिका विज्ञान के बारे में हम लोग जान रहे थे, इस टॉपिक से प्रश्न आपके हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा, ठीक है। चाहे आप किसी भी चीज़ों की तैयारी करते हों, सभी विषयों की क्लास इस चैनल पे आप लोगों को देखने को मिलेगी, या फिर आप बिहार बोर्ड की तैयारी करते हो, या अदर स्टेट की तैयारी करते हो, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, सभी के लिए यह चैनल आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।